हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वीडियो के थंबनेल को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आयोनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो प्रीवियस वीडियोस में मैंने ये देखा कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्स करके ये बोला था कि सर प्लीज़ आयोनिक इक्विलिब्रियम पे एक वीडियो बना दीजिए। तो मेनली आज हमारा जो टारगेट रहेगा वो उन स्टूडेंट्स के लिए रहेगा जिनको आयोनिक इक्विलिब्रियम में कुछ भी नहीं आता, जिनको कुछ समझ में नहीं आता कि आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ना कैसे है। डेफिनेटली वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे और इसके जितने भी वीडियो पार्ट हैं उसको अगर आप पूरा कंप्लीट देखेंगे तो डेफिनेटली आपको जीरो से हीरो बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मींस आप चाहे बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चंस कलेक्ट कर रहे हैं, कंसेप्ट कलेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके 100% क्वेश्चंस चाहे किसी भी बुक के हो वो सॉल्व हो जाएंगे। राइट। अब इस चैप्टर में मेनली फोकस किस पे करना पड़ता है, तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखिए कि जब हम बात करते हैं इस पार्ट की, जो इक्विलिब्रियम का एक पार्ट है आयोनिक इक्विलिब्रियम, तो इसमें हम सबसे पहले फोकस करते हैं तो बेसिक चीजें रहती हैं, जैसे एसिड बेस, तो थ्योरेटिकल पोर्शन है। जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम में हम पहले बेसिक पढ़ते थे, एक्टिव मास वगैरह, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में भी फिर हमारे पास होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इनका क्लासिफिकेशन, एक्टिव मासेस वगैरह, फिर जाके हम चैप्टर में इन्वॉल्व होते थे। वैसे इस चैप्टर के लिए भी सबसे पहले हमको कुछ बेसिक चीजें समझनी है जो हमारे आगे काम में आएगी। ठीक। अब एक बात और है कि ये वीडियो बनाने का जो पर्पस है ये कोई पब्लिसिटी के लिए नहीं है कि मैं किसी कोचिंग का प्रमोशन कर रहा हूँ। ये मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको कुछ भी आयोनिक इक्विलिब्रियम में समझ में नहीं आता या उनसे कैलकुलेशन नहीं होता। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट जो करेंगे, सबसे पहले एसिड बेस के बारे में समझेंगे, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरी है जो हमको कवर अप करनी है। आगे चल के जो हमारा चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो उसमें हमारा मेनली जो कंसर्न होगा, फोकस होगा, वो होगा पीएच कैलकुलेशन में। तो पीएच कैलकुलेशन को किसका किसका सीखना है? पीएच कैलकुलेशन हमको बात करनी है स्ट्रॉन्ग एसिड की, स्ट्रॉन्ग बेस की, वीक एसिड की, वीक बेस की। इसके साथ में हम बात करेंगे मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग एसिड, मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड, मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेस, मिक्सचर ऑफ टू वीक एसिड। ये पहला पोर्शन रहेगा और उसके बाद पॉलीप्रोटिक एसिड वगैरह वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम जब बात करेंगे तो हमारा जो सीक्वेंस आएगा वो नेक्स्ट आएगा सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को लेकर। तो एसिड बेस जब मिक्स हुए तो उसका पीएच हम कैसे कैलकुलेट करें, तो फिर हम सेकेंड पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो रहेगा बफर सॉल्यूशन को लेकर। बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और इसको लेकर पीएच कैसे कैलकुलेट किया जाए। राइट। इससे रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट लाइक बफर कैपेसिटी वगैरह, ये सारी बातें उसमें कवर अप की जाएंगी। लास्ट में हम इंडिकेटर और हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में समझेंगे। तो ये एक पूरा सीक्वेंस है। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में ये सेट कर लें कि हमको किस ऑर्डर में कवर अप करना है। जैसे सीक्वेंस जब तक आपका फिक्स नहीं होगा, रैंडमली आप पढ़ोगे तो कभी भी चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो आइए अब हम बात करें। सबसे पहले तो हमारे पास जब हम बात करते हैं इसमें, तो एसिड और बेस को लेकर कुछ बातें पहले बताई गई थी जो हमको ध्यान में रखनी है। एसिड और बेस एक्सपेरिमेंट के बेसिस में पहले डिटरमाइन किए गए कि कौन सा एसिड होगा, कौन सा बेस होगा। तो सबसे पहला जो एक्सपेरिमेंट था वो था बेस्ड ऑन टेस्ट। एसिड्स आर sour in taste, while base are bitter in taste। ये सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया गया एसिड और बेस को लेकर। एसिड क्या होते हैं? खट्टे होते हैं। बेस क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। टेस्ट करके साइंटिस्ट बताते थे कि एसिड क्या है और बेस क्या है, इनमें से एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है। लेकिन अगर किसी साइंटिस्ट ने कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टेस्ट कर लिया होगा उस टाइम पे, तो क्या हाल हुआ होगा? तो कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि एक ड्रॉप भी अगर गिर गया बॉडी पे तो पूरा स्किन होल हो जाएगा वहां पर। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की था। अच्छा, एक चीज और है, एक सब्सटेंस है जिसका आज तक टेस्ट करके नहीं बता पाए कि इसका टेस्ट है कैसा, एंड इट इज साइनाइड। करना भी नहीं है आपको, पहले कुछ साइंटिस्टों ने ट्राई किया था। साइनाइड इतना ज्यादा टॉक्सिक होता है कि अगर आप एक पिन में उसको डिप करके अपने टंग पे रखेंगे तो 1 सेकेंड के 16 पार्ट में डेथ हो जाएगी, मालूम भी नहीं पड़ेगा। तो ऐसा एक साइंटिस्ट था जो रिकॉर्ड करके बताना चाहता था। उसने ऐसा एक पेपर लिया, उसमें कैपिटल ABS लिखा और उसके बाद एक मार्कर लिया ब्लैक और एक पिन में साइनाइड को डिप करके रखा।
एक्चुअली ABS था क्या वहां पे, ABS है क्या, एंटी ब्रेक सिस्टम नहीं है। एक्चुअली ABS स्टैंड्स फॉर एसिड, A, B बेस एंड S सॉल्ट। वो टेस्ट बताना चाहता था, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब थी, जैसे उसने टच किया साइनाइड को पिन से और मार्कर ड्रॉप किया, तो मार्कर जो गिरा A और B के बीच में गिरा और डेथ भी हो गई। इसके बाद और भी लोगों ने ट्राई किया अपने आप को फेमस करने के लिए, टेस्ट बताने के लिए, बट नाउ डेज इज टोटली बैन कि आप साइनाइड का टेस्ट करके नहीं बता सकते कि ये किस उसमें टेस्ट में मतलब मिलता है। हाँ, वैसे अगर हम साइनाइड की बात करें तो मेनली NaCN, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड के फॉर्म में अवेलेबल रहता है, नेचर में मिलता है ज़्यादातर। तो अगर देखा जाए तो बेसिक इन नेचर होता है, बट साइनाइड इंडिविजुअल नहीं मालूम। तो पहला जो क्लासिफिकेशन था वो था बेस्ड ऑन टेस्ट, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा खतरा था टेस्ट करके बताना। तो नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आया, नेक्स्ट जो हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो था ऑन द बेसिस ऑफ लिटमस पेपर। लिटमस पेपर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्री में से उसके ऊपर का जो छाल होता है जिसे हम बोलते हैं, तो लाइचन, वुड पल्प से लाइचन एज अ यूज किया जाता है। मतलब लाइचन आप यूज कर रहे हैं, वायलेट कलर का रहता है वो, तो वो वुड पल्प से पेपर डेवलप किया जाता है। तो पेपर जो डेवलप होता है एक रेड कलर का होता है और एक ब्लू कलर का होता है। तो हमारे पास लिटमस पेपर होता है। अब हमारे लिए जो अननोन सॉल्यूशन है उसमें हम दोनों पेपर एक साथ डिप कर दें, तो इससे होगा क्या कि अगर वो एसिड है तो इट टर्न्स ब्लू टू रेड, टर्न्स ब्लू टू रेड लिटमस पेपर। ये आपको चेंज होता हुआ दिखाई देगा। जबकि अगर वो बेसिक सॉल्यूशन हुआ सो इट टर्न्स रेड टू ब्लू लिटमस। ये सेकेंड क्लासिफिकेशन, सेकेंड एक्सपेरिमेंट ये हम देख रहे हैं। लिटमस पेपर के बिहाफ में बताया गया कि एसिड क्या होगा और बेस क्या होगा। क्लियर। नेक्स्ट थोड़ा सा और एडवांस में हम आए, और ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुए, और उसके बाद जो कंक्लूड करने का जो तरीका था वो था ऑन द बेसिस ऑफ सम इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं इस चैप्टर के एंड में हम डिस्कस करेंगे। इंडिकेटर्स आर जनरली मेड अप ऑफ वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और वीक ऑर्गेनिक बेसेस विद डिफरेंट कलर इन देयर आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड पार्ट। तो इंडिकेटर्स के बारे में हम देखेंगे। अभी फिलहाल तो हमको यह ध्यान रखना है, जैसे एक इंडिकेटर है फिनोप्थलीन। तो फिनोप्थलीन को अगर हम एसिड में, फिनोप्थलीन की कुछ ड्रॉप्स अगर हम एसिड में डालेंगे, सो कलरलेस टू फिनोप्थलीन, इसमें कोई आपको चेंज नहीं दिखाई देगा। फिनोप्थलीन के अगर कुछ ड्रॉप्स डाली गई एसिडिक सॉल्यूशन में तो उसमें कोई आपको चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा, कलरलेस सॉल्यूशन रहेगा। वाइल बेस के लिए अगर हम बात करें सो इट इज अ पिंक कलरेशन मिलता है, पिंक टू फिनोप्थलीन। ये ऑब्जर्वेशन आपको मिलेगा फिनोप्थलीन को लेकर। फिनोप्थलीन वैसे एक वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के, एसिड बेस के मिक्सचर के लिए, टाइट्रेशन के लिए सबसे बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है। तो इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सा इंडिकेटर किस टाइप के सॉल्यूशन के लिए बेस्ट है। तो फिनोप्थलीन के लिए आपको ये याद रखना है। इसके अलावा एक और इंडिकेटर हमारे जो सिलेबस में है वो है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज के अगर हम कुछ ड्रॉप्स अगर हम डालें तो इसके लिए रेड कलर हमको अपीयर होता हुआ दिखाई देगा, रेड कलर टू मिथाइल ऑरेंज। जबकि इसके लिए हम बात करें तो येलो कलर टू मिथाइल ऑरेंज। राइट, ये एक और इंडिकेटर है, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल रेड, और भी बहुत सारे होते हैं बट हमको मेनली इन्हीं पे फोकस करना है। तो रेड कलर टू मिथाइल ऑरेंज वाइल येलो कलर टू मिथाइल ऑरेंज। कहीं जगह पर इसे डार्क पिंक भी बोल देते हैं, उसे लाइट येलो भी बोल देते हैं, बट इतना काम चल जाएगा। तो ये चार बेसिक टेस्ट हो गए जिसके बिहाफ में हम ये बता सकते थे कि एसिड कौन है और बेस कौन है। तो अगर हम कुछ एग्जाम्पल लें और उस पे हम टेस्ट अप्लाई करें, जैसे HCl, H2SO4,
ओके, HNO3। इवन हम अगर यूज करते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, AlOH होल थ्राइस, राइट, AlCl3। कुछ गैसेस अगर मैं लिखूं SO2, NO2, CO2, इस तरह से, इन सब पे अगर आप ये टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये सब पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगे। मींस इसको आप टेस्ट करोगे, सॉरिन टेस्ट। आप इसमें अगर लिटमस पेपर डिप करोगे तो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर देगा। आप इसे फिनोप्थलीन में कुछ इसकी ड्रॉप्स डालोगे तो फिनोप्थलीन कलरलेस सॉल्यूशन अपीयर होगा उसमें। आप मिथाइल ऑरेंज के कुछ ड्रॉप्स डालोगे तो यू ऑब्जर्व रेड कलरेशन। ये सब पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगे। और अगर हम कुछ बेसिस के एग्जांपल की बात करें तो NaOH, KOH, CaOH होल ट्वाइस, इवन NH3, एनिलीन, Na2CO3, NaHCO3, ये कुछ बेस के एग्जाम्पल हैं। अगर इनमें ये टेस्ट अप्लाई किया जाए, ये सब पॉजिटिव रिजल्ट शो करेंगे। सोप, तो अब एसिड और बेस को लेकर ये तो एक्सपेरिमेंटल क्राइटेरिया था कि हम एसिड और बेस को कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं, कैसे हम पहचानते हैं। बट व्हाट विल हैपन इफ वी आर राइटिंग ऑन पेपर? अगर हमको थियोरेटिकल बताना है कि कौन एसिड है कौन बेस है, तो हम क्या करें? ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो अब हम ये जो हमने इंडिकेटर लिखा है, पहले इंडिकेटर को लेकर मैं आपको एक दो बातें बता देता हूं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो आइए हम सबसे पहले इंडिकेटर के बारे में एक दो इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इंडिकेटर्स की अगर हम बात करें तो देखो, आपसे अगर ये पूछा जाए कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए टाइट्रेशन के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है? तो इसमें हमारे पास दोनों ऑप्शन है। हम फिनोप्थलीन भी बोलेंगे, फिनोप्थलीन एज वेल एज एंड मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल रेड भी बोलेंगे, राइट? ये हुआ, तो ये तो बहुत इजी आपको याद हो जाएगा। अब अगर वीक एसिड है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, ये हो सकती है एक पॉसिबिलिटी। एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वीक बेस हो और स्ट्रॉन्ग एसिड हो, राइट? और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी? वीक एसिड एंड वीक बेस का टाइट्रेशन करवाया जाए। राइट? इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो आपको यह ध्यान रखना है, वीक एसिड के लिए बेस्ट सुटेबल इंडिकेटर कौन सा रहेगा? फिनोप्थलीन। सो फिनोप्थलीन इज अ एसिडिक इंडिकेटर, एक एसिड इंडिकेटर है। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस में बहुत अच्छे से वर्क करता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रॉन्ग बेस में ये पिंक कलरेशन दे रहा है, तो जो पार्ट ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसमें अच्छे से ऑब्जर्वेशन होगा। वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमारे पास है मिथाइल ऑरेंज, हम ये यूज करते हैं। और वीक एसिड एंड वीक बेस के लिए अभी तक कोई इंडिकेटर बना नहीं है, इट हैज नो इंडिकेटर। तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि वीक एसिड एंड वीक बेस में इनकी कॉन्सेंट्रेशन कम रहती है, स्ट्रेंथ कम रहती है, तो एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन बता पाना डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है,
ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। और देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों को पढ़ना ऐसे है कि आप किसी दूसरों को भी पढ़ा सको। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर हमको याद नहीं होता, याद रखने की कोई ट्रिक बताओ। याद रखने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है, जो मैं अपने ऊपर भी अप्लाई करता था। जब मैं पढ़ाने जाता था तो मैं ये पढ़कर जाता था कि मेरे को पढ़ाना है, ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे को बहुत जल्दी याद हो जाता था। तो आप भी अगर ये फॉलो करते हैं, सो आई होप ये परफॉर्म करेगा और आपको भी हेल्प होगी। तो आप पढ़ें ऐसे कि दूसरों को भी पढ़ा सके। बट मेनली हम नाउअडेज करते क्या है कि अगर हम पढ़ रहे हैं घर पे बैठ के, हमारा कोई फ्रेंड आ गया या आ गई, तो हम तुरंत अपनी नोटबुक्स वगैरह छुपा के रख देते। वो पूछेगा कि क्या कर रहे थे, क्या कर रही थी, तो हम जवाब देते टीवी देख रहे थे, कुछ खा रहे थे, पी रहे थे। हम ये नहीं बोलते कि हम पढ़ाई कर रहे थे। तो हम इस तरह से नाउअडेज अपना कंपटीशन कम कर रहे हैं। पहले के लोग एक दूसरे की हेल्प करते थे, साइंटिस्ट वगैरह, तभी वो इतना ज्यादा सक्सेस करते थे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जो नेक्स्ट है अब हमारे पास कुछ थ्योरेटिकल पार्ट, कुछ साइंटिस्ट लोगों का इन्वॉल्वमेंट जिन्होंने एसिड और बेस को लेकर कुछ थ्योरी सजेस्ट की, जो हमको कवर अप करनी है। तो सबसे पहला जो कंसेप्ट दिया गया था वो था आर्हेनियस के थ्रू। सो आर्हेनियस कंसेप्ट, तो आर्हेनियस कंसेप्ट में क्या बोला गया, एसिड क्या होते हैं, एसिड क्या होंगे, विच रिलीजेस, which donate or releases H positive ion in aqueous solution। aqueous solution, पानी में जो क्या करे, H+ डोनेट करे। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि इसके बाद जब हम नेक्स्ट थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें एक्वा सॉल्यूशन को लेकर बात नहीं है। एक्वा सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक्वा, एक्वा आप जानते हैं एक्वा कहां से लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है एक्वा। एक्वा का मतलब पानी। इवन हमारे सिलेबस में कॉन्सेंट्रेटेड एसिड और कॉन्सेंट्रेटेड बेस आयनिक इक्विलिब्रियम में है ही नहीं, उसका पीएच निकालना मींस हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग एसिड, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग बेस, हम वीक एसिड, वीक बेस, ये डाइल्यूट फॉर्म में हम एक्वस फॉर्म में यूज करते हैं। तो पानी ही इस चैप्टर में, इवन केमिस्ट्री में तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिनमें पानी के बिना कुछ होगा ही नहीं। तो पानी को तो हिंदी में तो पानी ही बोलते हैं, उर्दू में आप बोलते हैं, ठीक है, मराठी में पानी बोलते हैं, तमिल में तानीर बोलते हैं, कन्नड़ में नीरू, बांग्ला में जला, संस्कृत में तो इसके बहुत सारे नाम हैं। संस्कृत में वारी, नीर, जीवन, पेय, अमृत, ये सब बोलते हैं। ग्रीक में इसका नाम है एक्वाप्यूरा, इंग्लिश में इसे वाटर बोलते हैं, फ्रेंच में इसे ओ बोलते हैं और केमिस्ट्री में इसे H2O बोलते हैं। वैसे ये सब याद नहीं करना है आपको, ठीक है, ये तो बस मैं आपको बता रहा हूं इंफॉर्मेशन। एसिड क्या थे, विच डोनेट और रिलीजेस H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। तो बहुत ही इजी हम बता सकते हैं कि HCl H+ रिलीज करेगा, H2SO4 रिलीज करेगा। और बेस के लिए ये बोला गया कि बेसिस आर दोज विच डोनेट और रिलीजेस हाइड्रोक्सिल आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। जो हाइड्रोक्सिल रिलीज करे, तो इससे हम NaOH का, KOH का, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का बहुत ही इजीली बेसिक नेचर हम बता सकते हैं। बट व्हाट अबाउट जो हमने अभी समझा, हम AlCl3 का कैसे एसिडिक नेचर बताएं, हम AlOH होल थ्राइस का कैसे एसिडिक नेचर बताएं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का कैसे बताएं, SO2, NO2, CO2, इनका हम कैसे एसिडिक नेचर बताएंगे। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि आर्हेनियस कंसेप्ट जो था वो रॉन्ग कंसेप्ट था, इट्स अ इनकंप्लीट कंसेप्ट। तो एसिड और बेस अगर हम बात कर रहे हैं एग्जांपल की, तो एसिड और बेस H+ पानी के अंदर ये रिलीज करेगा, तो H+ आयन। बेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो NaOH इन वाटर, ये Na+ इन वाटर एक्वस एंड OH-
इन एक्वस रिलीज करेगा। तो ये इस तरह से हम बता सकते हैं एसिड और बेस, राइट। तो ये सबसे पहला कंसेप्ट दिया गया आरएनएस के थ्रू कि एसिड और बेस को हम थियोरेटिकली ऑन पेपर हम कैसे बता सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट जो हमारे पास जो सेकंड क्लासिफिकेशन आया एसिड और बेस को लेकर, वो था ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कंसेप्ट थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट था। आइए बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो कंसेप्ट था ये प्रोटॉन से रिलेटेड था, H पॉजिटिव से रिलेटेड था। सो इसको हम बोलते हैं प्रोटोनोइक थ्योरी। प्रोटॉन से रिलेटेड थी इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, प्रोटोनोइक थ्योरी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ऑल आरएनएस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड की अगर हम बात करें, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ब्रॉन्स्टेड एसिड, तो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या थे, विच रिलीजेस H पॉजिटिव आयन। आप बोलोगे कि सर डिफरेंस क्या है, उसमें भी तो हमने H पॉजिटिव लिखा था। डिफरेंस ये है कि यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं H पॉजिटिव की, सिर्फ उसमें था एक्वा सॉल्यूशन पानी के अंदर। मतलब अगर मैं बोलूंगा HCl गैस, HCl गैस, H पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव, ये आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड है, बट ये आरएनएस एसिड नहीं है। मतलब आरएनएस के अकॉर्डिंग आप इसको नहीं बता पाते, बट हम ब्रॉन्स्टेड के थ्रू बता पा रहे हैं। इसी तरह ब्रॉन्स्टेड बेस क्या थे, तो प्रोटोनिक थ्योरी में विच रिलीजेस H पॉजिटिव आयन या विच डोनेट H पॉजिटिव आयन, ऐसा आप समझ लो। ब्रॉन्स्टेड बेस की अगर हम बात करें तो ब्रॉन्स्टेड बेस आर दोज, इसी में जैसे हमने रिलीज की बात की, इसी प्रोटॉन हम क्या बोलेंगे, विच एक्सेप्ट और गेन H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट कर ले, जैसे HCl विथ NH3, राइट। तो ये अपना H इसको दे देगा HCl गैस, तो ये बना लेगा NH4Cl। तो ये क्या हो गया हमारे पास, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, और ये क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस, प्रोटॉन से रिलेटेड। NH3 है, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, NH4 प्लस, तो हम बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस। जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस। बट ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऑल आरएनएस एसिड्स आर ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, बट ऑल आरएनएस बेसेस आर नॉट ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेसेस। यहां पे डिफरेंस आपको देखने को मिला। तो डिफरेंस तो वैसे यहां पर भी है, क्योंकि उसमें तो एक्वस की बात की गई थी, यहां पे हम नॉर्मल H पॉजिटिव की बात करते हैं। तो ये सेकेंड क्लासिफिकेशन था एसिड और बेस को लेकर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इससे भी एडवांस कंसेप्ट, क्योंकि अभी भी हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, इनके नेचर को हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। इसके बाद जो कंसेप्ट आया थोड़ा सा एडवांस और कंसेप्ट था, और द कंसेप्ट इज लुईस कंसेप्ट। लुईस कंसेप्ट। अच्छा एक बात और, ये वन शूट वीडियो है, राइट। तो इसमें ऐसा नहीं कि यहां पे स्क्रीन चल रही है, वो मैं वो कर सकता था कि स्क्रीन चलाकर आपको बता दूं ये सब है। आप जितना चीजों को देखोगे समझोगे तो वो इजीली याद होगा। फटाफट जो लिखा हुआ है उसको रीड कर देने से काम नहीं चलता। तो बहुत सारे आपने देखे भी होंगे ऐसे ही पढ़ाते, बट आई होप ये ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, जिसमें अच्छे से चीजों को समझ में भी आएगा, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपने नोट्स भी बना सकते हैं। क्लियर। अब लुईस कंसेप्ट में क्या बोला गया, ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड थ्योरी थी। तो जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और गेन करेगा उसको लेकर हमको बात करनी, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलते हैं। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी।
राइट। तो अगर मैं लुईस एसिड की बात करूं, पहले लुईस एसिड इंपॉर्टेंट है ये, और ये इट्स ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू इन केमिकल बॉन्डिंग, और भी जगह काम में आएगा। लुईस एसिड, तो ऐसा नहीं है कि जो हम ये कवर अप कर रहे हैं इससे कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें क्वेश्चन नहीं पूछा जाते। आप देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग में भी इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, इस चैप्टर में मिलेंगे। तो लुईस एसिड क्या है? लुईस एसिड को हम कैसे डिफाइन करेंगे? विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करे उसे हम लुईस एसिड बोलेंगे। ठीक, अब मैं इसमें एग्जांपल ना देकर आपको कैटेगरी वाइज बताता हूं तो ज्यादा इजी रहेगा समझना भी और याद रखना भी। तो इसमें आप ये देख सकते हो लुईस एसिड कौन कौन से होंगे हमारे पास। तो जैसे केस फर्स्ट, एनी मॉलिक्यूल in which central atom has incomplete octet। ऐसा कोई सा भी मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उसे हम लुईस एसिड बोलेंगे। जैसे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन ट्राइक्लोराइड, बोरॉन ट्राइब्रोमाइड, ये सब इसी में आ जाएंगे। AlCl3, AlOH होल थ्राइस, इन सब का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। AlCl3 कैसे लुईस एसिड हुआ, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड कैसे हुआ? तो आप ये देखो सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं, ऑक्टेट वगैरह ये सब मैंने केमिकल बॉन्डिंग में आपको पढ़ा रखा है। तो बोरॉन के आप देखोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, तो सब में इधर 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 है ही नहीं, इसमें भी 6, इसमें भी 6। तो AlCl3 कैसे लुईस एसिड हुआ? AlCl3 क्या करता है, ये Cl निगेटिव इसको एक्सेप्ट करके AlCl4 निगेटिव बना लेता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये तो और खतरनाक हुआ, ये OH अपना देता ही नहीं है। इवन आप इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या करेगा, उल्टा वाटर से OH निगेटिव ले लेगा और AlOH होल 4 निगेटिव बना लेगा। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है इस तरह से। हालांकि इसमें भी BF3, BCl3, BBr3 में ऑर्डर भी पूछा था लुईस एसिड ऑर्डर, तो Bi3 सबसे ज्यादा लुईस एसिड होता है, फिर BBr3, फिर BCl3 एंड BF3। बहुत सारे स्टूडेंट ये गलत कर देते हैं, वो सोचते हैं फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींच लेगा बोरॉन से और उसे ज्यादा लुईस एसिड कर देगा, बना देगा। ये बात आपका कंसेप्ट ठीक है, लेकिन यहां पर जो हम कंसेप्ट देखते हैं बैक बॉन्डिंग का पढ़ते हैं, जो केमिकल बॉन्डिंग में एक्सप्लेन किया था। अभी तो सिर्फ मैं ऑर्डर बता रहा हूं, Bi3 BBr3 रहेगा, फिर थर्ड नंबर पे BCl3, फोर्थ पे BF3। तो लुईस एसिड का पहला केस ये हो गया कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो उसे हम लुईस एसिड बोलेंगे। आगे बात समझ में? तो आप इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिएगा सेंट्रल एटम का। सेंट्रल एटम कौन होता है, जो लेस इन नंबर हो, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, आयनाइजेशन एनर्जी कम हो, उसको हम सेंट्रल एटम बोलते हैं। जिनकी वैलेंसी 1 होती है वो सेंट्रल एटम कभी नहीं बनते, मतलब ग्रुप 1, ग्रुप 17 में फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं बनता। ओके, तो ये हो गया हमारे पास लुईस एसिड का पहला केस। केस सेकंड की अगर हम बात करें, केस सेकंड, मॉलिक्यूल हैज कंप्लीट ऑक्टेट but it has vacant orbitals. Central atom has complete octet but has vacant ऑर्बिटल। ऐसा कोई सा भी मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो बट उसमें वैकेंट ऑर्बिटल्स हो, तो वो भी लुईस एसिड की तरह वर्क कर सकता है। वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या हो, खाली जगह है। तो अगर खाली जगह है तो ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, रख सकता है। मेनली ऐसे सेंट्रल एटम जो थर्ड पीरियड या उससे नीचे बिलोंग करते हैं,
जैसे एग्जाम्पल की हम बात करें, एग्जाम्पल SiF4 ये होगा सिलिकॉन। मैं फॉस्फोरस लिख दूं यहां पे PCl3, इवन PCl5, SO3, ये सब, इन सब के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये सब के सब लुईस एसिड करेंगे। हाँ, एक चीज और है, इसके लोन पेयर देख के कंफ्यूज मत होइएगा कि आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ रखा है और इसमें से आप PCl3 में बोल रहे हैं लोन पेयर है, तो सर ये कैसे होगा? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, आप कॉन्फिगरेशन लिखें इसकी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d भी आ जाएगा जो कि खाली है, राइट। तो ये हमारे पास PCl5 Cl निगेटिव के साथ करोगे तो PCl6 निगेटिव बना लेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लेगा। इस तरह से हम बोलेंगे सेकंड केस कि सेंट्रल एटम मॉलिक्यूल का जिसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हो, देखो इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका कंप्लीट, इसमें तो मोर देन है, इसकी अगर हम बात करें तो ये भी मोर देन आ जाएगा, 6 बॉन्ड रहेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन, इसमें ये हो गया हमारे पास 6 और 2 8, इसमें 8। अच्छा, CCl4 अगर मैं लिखता तो क्या वो लुईस एसिड होता? CCl4 या मैं इसमें लिखता CF4, क्या ये लुईस एसिड होता? जी नहीं, ये लुईस एसिड नहीं होता। क्यों? क्योंकि कार्बन तो सेकंड पीरियड में बिलोंग कर रहा है, इसका वैकेंट ऑर्बिटल नहीं, राइट। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा केस। और कौन कौन से केस है आइए हम बात करें। तो नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट केस थर्ड की हम बात करें। केटायंस। क्या सारे केटायंस? जी नहीं, सारे केटायन नहीं, तो उसमें देख लेना है आपको ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। केटायंस विच हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ठीक है। जैसे H पॉजिटिव हम बोल सकते हैं, ठीक है। कार्बो केटायन हम ले सकते हैं CH3 पॉजिटिव, C2H5 पॉजिटिव, इस तरह से केटायन, तो ये एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर। बट अगर मैं इसमें H3O+ लिखता, H3O+, तो ये लुईस एसिड नहीं होता क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऐसा नहीं कि सारे केटायन जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो या फिर उसके पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो, तो केटायंस वाली कैटेगरी आ जाएगी। इसी में केस फोर्थ भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। केस फोर्थ क्या रहेगा हमारे पास? डी ब्लॉक कंपाउंड्स। डी ब्लॉक कंपाउंड्स, डी ब्लॉक के अगर आप कंपाउंड्स देखते हो, लाइक Zn का कोई Zn2+, कॉपर का कोई C2+, सिल्वर का कोई, इनके पास वैकेंट ऑर्बिटल बहुत सारे होते हैं। इसी वजह से ये कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं। कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक चैप्टर ही है क्लास 12th का, उसके भी कुछ वीडियोस हैं, आप चाहे तो देख सकते हैं। तो इनके जब भी आप करोगे, अब देखो इसकी जब आप कॉन्फिगरेशन लिखोगे Zn2+, तो क्या आएगा? 3d10, 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है, इवन 4f खाली है, बहुत सारे इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो डी ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं वो ज्यादातर लुईस एसिड का काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, डी ब्लॉक और ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंस होता है। डिफरेंस हालांकि ये बहुत सारे स्टूडेंट मान के चलते कुछ डिफरेंस नहीं होता, लेकिन एक डिफरेंस होता है ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक में। डी ब्लॉक के सिर्फ 3 ही एलिमेंट हैं, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर कॉल्ड डी ब्लॉक एलिमेंट्स, while all remaining all are called ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ऐसा इसलिए बोलते हैं डी ब्लॉक बिकॉज इनकी कॉन्फिगरेशन, इनके एटम की और इनके आयन की कॉन्फिगरेशन में डी सबशेल फुलफिल्ड होता है। 3d10, जिंक, कैडमियम 4d10, मर्क्यूरी 5d10, इस तरह से। तो आप बोलोगे कि सर कॉपर में भी तो होता है, कॉपर Cu+ अगर हम कर दें, तो मैंने बोला आयन में भी, आयन में भी, ठीक है। तो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, अगर आप Cu2+ करोगे तो कॉपर के क्या लिखते हो? एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 3d10 4s, 2 निकालोगे तो D9 हो जाएगा। तो एटम और आयन में D10 मिले आपको। तो
जिंक, कैडमियम, मरकरी आर ओनली डी ब्लॉक वाइल रिमेनिंग ऑल आर कॉल्ड ट्रांजिशन। क्लियर? तो ये एक और हमारे पास कैटेगरी हो सकती है जिसमें हम लुईस एसिड को ढूंढ सकते हैं। तो ये तो हो गया लुईस एसिड। 4 केस बताए, अच्छे से याद रखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा। अब अगर हम बात करें लुईस बेस की, लुईस बेस, लुईस बेस हम किन्हें बोलेंगे? जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, राइट? तो इसमें भी अगर हम केस वाइज लिखें तो हम ऐसा भी समझ सकते हैं, मॉलिक्यूल इन विच सेंट्रल एटम हैज लोन पेयर। ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो, जैसे H2O, NH3, PCl3, इस तरह से। अब PCl3 देखो लुईस एसिड की तरह भी काम कर सकता है, लुईस बेस की तरह भी काम कर सकता है। अगर इसको इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करना है तो लुईस एसिड, देना है तो लुईस बेस। डिपेंड करेगा बगल में कौन है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला, राइट? तो इसमें कैसे आप ध्यान रखेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल जिसमें सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ गया तो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। ओके, तो ये हो गया। अब दूसरा केस हम इसमें ये बोलेंगे, केस 2। जैसे इसके लिए हमने केटायंस लिखा, इसके लिए आप बोलेंगे एनायंस, ऑल एनायंस। एनायंस को हम और क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक में? न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज, तो इस पे क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। न्यूक्लियोफाइल। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम इसको लिगेंड्स भी बोलते हैं, लिगेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे आप OH निगेटिव, ओके, आप इसमें CH3, CO निगेटिव, O डाई निगेटिव, CN निगेटिव, है ना, SO4 डाई निगेटिव, इस तरह से। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारे पास लुईस एसिड एंड लुईस बेस। अब अगर हमसे कोई एसिड की डेफिनेशन पूछे तो एसिड की हम डेफिनेशन क्या बताएंगे प्रॉपर? तो लेटेस्ट अगर हम बात करें तो एक साइंटिस्ट था जिसने क्या किया, ब्रोंस्टेन लॉरी के कंसेप्ट को और लुईस के कंसेप्ट को मर्ज करके एक नई डेफिनेशन बता दी एसिड और बेस की। तो क्या है वो डेफिनेशन, क्या है वो कंसेप्ट? द नेम ऑफ साइंटिस्ट लुईस, लुईस कंसेप्ट। तो एसिड के लिए अगर आपसे अब कोई पूछता है कि एसिड क्या होते हैं तो हम क्या बोलेंगे? ब्रोंस्टेड का कंसेप्ट, ब्रोंस्टेन लॉरी का कंसेप्ट और लुईस के कंसेप्ट को आप ऐड कर दो। ब्रोंस्टेन कंसेप्ट क्या था हमारे पास? प्रोटॉन से रिलेटेड, विच डोनेट H पॉजिटिव आयन एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, उसे हम क्या बोलेंगे? एसिड। तो आपसे अगर एसिड की स्टेटमेंट कोई पूछता है तो ये प्रॉपर स्टेटमेंट होगी। और बेस के लिए भी हम इसी तरह से बोलेंगे। बेस क्या हुआ? तो विच एक्सेप्ट H पॉजिटिव आयन एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस कहलाएंगे। आई बात समझ में? तो ये सबसे पहले इस चैप्टर में देखा जाता है एसिड बेस थ्योरी, साथ में एक्सपेरिमेंटल कंसेप्ट जो था, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये स्टार्टिंग का पोर्शन। बट हाँ, लुईस एसिड लुईस बेस को लेकर आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये और भी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? अब हमको बात करनी है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर की। तो ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या होते हैं, आइए समझते हैं इनको। So conjugate acid base pair, conjugate acid base concept, राइट? तो conjugate acid base क्या है? देखिए, जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, ध्यान समझिएगा,
जैसे HCl है, राइट। HCl में से आपने H पॉजिटिव निकाल दिया, बचा क्या? Cl नेगेटिव। किसी भी मॉलिक्यूल से आप H पॉजिटिव निकाल दो, जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसको हम बोलते हैं कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस? कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। आई बात समझ में? आपके पास HCl था, आपने क्या किया? इसमें से H प्लस निकाल दिया, बचा क्या? क्लोराइड, Cl नेगेटिव। तो इसको क्या बोल रहे? कॉन्जुगेट बेस ऑफ HCl। किसी भी मॉलिक्यूल में आप H पॉजिटिव ऐड कर दो, जो फॉर्म होगा, अगर हम इधर से देखें तो ये हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ Cl नेगेटिव। मैं आई कंफ्यूजिंग यू? वापस सुनिए, किसी मॉलिक्यूल से H पॉजिटिव निकाल दीजिए, जो बचा हुआ है कॉन्जुगेट बेस। किसी मॉलिक्यूल या आयन में H पॉजिटिव ऐड कर दो, जो फॉर्म होगा कॉन्जुगेट एसिड। किसका? जिसमें आप ऐड कर रहे हो। जैसे एक और एग्जांपल की हम बात करें, H2O, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। बताइए OH नेगेटिव क्या है? यस, इट इज कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस? वाटर का। क्लियर? यहां से देखिए, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। किसका कॉन्जुगेट एसिड? हाइड्रोक्सिल का। आई बात समझ में? अच्छा, अगर मैं इसमें ऐसा कर दूं, इसमें एक और H पॉजिटिव ऐड करके इसको ऐसा बना दूं, H3O पॉजिटिव, फिर क्या होगा? तो इसमें आप H प्लस ऐड कर रहे हो, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। किसका? वाटर का। और आप इधर से देखो ऐसा, तो ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट बेस। किसका कॉन्जुगेट बेस? H3O प्लस का। आई बात समझ में? तो किसी में से, किसी मॉलिक्यूल में से आपने, या आयन में से किसी में H प्लस निकाल दिया, जो बचेगा कॉन्जुगेट बेस। किसी मॉलिक्यूल या आयन में आपने H प्लस ऐड कर दिया, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है? अब इसमें 4 स्टेटमेंट बनती हैं। आगे चल के हम इसको और डिटेल में कवर अप करेंगे। वीक एसिड जो रहता है, वीक एसिड, उसका जो कॉन्जुगेट बेस रहेगा वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। वीक एसिड हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस, वीक बेस हैज अ स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड। अब इसी का अपोजिट, स्ट्रॉन्ग एसिड हैज अ वीक कॉन्जुगेट बेस, स्ट्रॉन्ग बेस हैज अ वीक कॉन्जुगेट एसिड। ये ज्यादातर आपको ऑर्गेनिक में देखने को मिलेगा, इसमें इनऑर्गेनिक में नहीं मिलेगा, इसमें फिजिकल केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक में। हाँ, इस चैप्टर में स्टेटमेंट को लेकर पूछा जा सकता है। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर क्या हो गया हमारे पास? ये। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी हमको ध्यान में रखना है। अब अगर हम बात करें आगे, तो हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? वाटर से, जिसको लेकर मैंने आई थिंक 10-11 नाम आपको बता दिए। तो आइए अब हम बात करें वाटर को लेकर। सो आई होप यहां तक सभी को अच्छे से बातें समझ में आ गई है ना? और अगर किसी को कोई डाउट रहता है, या और कोई चैप्टर का आपको डाउट है, या और कोई चैप्टर के टॉपिक आपको समझ में नहीं आते, तो जैसे प्रीवियस जो वीडियो मैंने देखा उसमें आप लोगों ने कमेंट करके आयनिक इक्विलिब्रियम कई बार लिखा हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने, तो मैंने सोचा ये आपकी हेल्प कर दी जाए। एक्चुअली मैं एक्चुअली जिस कोचिंग में तो टाइम मिलता नहीं कि मैं इंडिविजुअल वीडियोस बनाऊं, और कोचिंग भी अलाउ नहीं करती, तो तब भी जो ज्यादा जिस टॉपिक को लेकर कमेंट्स रहेंगे तो उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो देख लेंगे। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वाटर। वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर भी डिसोशिएट होता है। ओके, तो अगर हम बात करें वाटर की, 100% तो डिसोशिएट नहीं होगा। अब ये क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम किसके बीच में स्टैब्लिश हो रहा है? आयंस के बीच में, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब वाटर की अगर हम बात करें, अब इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को या इसके आयनाइजेशन कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? Kw, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास? H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन अपॉन वाटर। वाटर का एक्टिव मास जो एक्सेस में है क्या लेते हैं? कांस्टेंट 1। तो ये हो गया Kw ऑफ वाटर। अब ये देखा गया है कि एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड जब तक टेम्परेचर का जिक्र ना हो तो बाय डिफॉल्ट हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इसमें 25 डिग्री सेल्सियस यूज करते हैं। तो Kw जो होता है वो होता है 10⁻⁻14। ठीक, ये रहता है। अब एक चीज अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर मैं H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाऊंगा
तो KW बढ़ेगा या कम होगा? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ाओगे तो KW में कोई चेंज नहीं आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप किसी एक सॉल्यूशन का या तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो या तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो। H पॉजिटिव को बढ़ाना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना, pH को कम करना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाना। आप एक सॉल्यूशन का या तो H पॉजिटिव बढ़ाओगे, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हो, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ कम कर सकते हो। तो H पॉजिटिव अगर बढ़ाओगे तो ऑब्वियस सी बात क्या होगा, ये कम हो जाएगा। इसको आप बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा इतना आएगा, 10 to the minus 7, 10 to the minus 7, ये आएगा 10 to the minus 14। हाँ, अगर मैं इसमें टेम्परेचर कर देता एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये KW जो होता है वो 10 to the minus 12 पहुंच जाता है। तो इसका मतलब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो KW है इट्स अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये कॉन्सेंट्रेशन पे, वॉल्यूम पे, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता। तो कैसे डिपेंड करता है? सो वी हैव वन इक्वेशन कॉल्ड वेंट ऑफ इक्वेशन। ये केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा है, वेंट ऑफ इक्वेशन, राइट। वेंट ऑफ इक्वेशन में क्या बोला गया है, किसी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर कैसे वेरिएशन देखने को मिलता है। तो हमको ये ध्यान रखना है K इज व्हाट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, राइट। तो हम इसमें यूज करते हैं लॉग ऑफ K2 लिख देता हूं मैं यहां पे, अपॉन K1 इज इक्वल टू इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ये है हमारे पास वेंट ऑफ इक्वेशन। सॉल्यूशन चैप्टर जब हम पढ़ते तो ऐसी ही इक्वेशन होती है जिसे बोलते हैं क्लॉसियस क्लैपियन इक्वेशन, वहां पे प्रेशर यूज करते हैं। तो K2 क्या है, T2 टेम्परेचर पे, K1 क्या है, T1 टेम्परेचर पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जैसे इस क्वेश्चन की हम बात करें तो 25 पे 298 केल्विन पे आपको KW मालूम है, ये याद रखना है इसको, 10 to the minus 14। आपको बोलता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होगा, तो यहां पे T2 KW2 आपको निकालना पड़ता, 2.303 R। अब R क्या लेना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या लेना है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर नहीं दिया गया है तो हम यूज कर लेते हैं 13.7 किलो कैलोरी या फिर 57.3 किलो जूल पर मोल, ओके, या तो फिर जूल्स में कर दो 10 to the power 3। R 8.314, R क्या लेते हैं यहां पे 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये लिया जाता है। तो ये अगर जूल में है तो उसको भी जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या इसको किलो जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या इसमें मेडिकल में नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं? मेडिकल नीट में तो ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे गए, क्वेश्चन जरूर पूछी गई थी। हाँ, IIT में एक बार क्वेश्चन आया था। तो ये तो दो डेटा मैंने आपको बता दिए, इसके अलावा कोई दूसरा टेम्परेचर बोलेगा तो एक बार कैलकुलेट जरूर कर लीजिएगा। हाँ, अब यहां पे लॉग है तो लॉग की कुछ वैल्यूज जो हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। मैं उसकी ट्रिक बताता हूं आपको आगे, कैसे उसको डिस्कस करना है, कैसे याद रखना है, समझना है, ठीक है। सो आगे बात समझ में। सो KW, ये ज्यादा डेटा याद करने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये याद रखना है KW एट 25 डिग्री सेल्सियस 10 to the power minus 14। आगे बढ़े, चलिए आगे क्या है वो हमारे पास नेक्स्ट। अभी जो हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में देखा, क्या इनमें कोई रिलेशन है, आइए समझते हैं। सो द नेक्स्ट हेडिंग इज कॉन्जुगेट एसिड बेस रिलेशन। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस रिलेशन में क्या आता है, देखिए, जैसे सपोज हमारे पास एक HA एक वीक एसिड है, HA एक वीक एसिड है। अब कैसे मालूम हमको कि वो वीक एसिड है? देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में जब आप पढ़ोगे तो किसी भी एसिड का अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया हुआ है तो वो क्या है, वीक एसिड, या किसी बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया वो है वीक बेस। बहुत इजी आप पहचान सकते हो। अब एसिड के डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम बोलेंगे Ka, बेस के डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे, Kb, या आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड या आयनेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। एक तो ये तरीका है। इसके अलावा हम जब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस को हम लिख लेते हैं, उसको याद कर लेते हैं। तो वो मैं आपको बता देता हूं, एक तरीका तो वो, और एक तरीका ये रहेगा कि इसका वीक एसिड का Ka दिया रहेगा या वीक बेस का Kb दिया हुआ रहेगा। तो HA जो है एक
वीक एसिड है जो कि 100% डिसोशिएट नहीं होगा, इस तरह से हुआ। कैन यू टेल मी व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन H एंड A नेगेटिव? यस, इट इज अ कॉन्जुगेट बेस। A नेगेटिव इज अ कॉन्जुगेट बेस, किसका? HA का। तो अगर ये कॉन्जुगेट बेस है तो पानी में डालने पर ये क्या रिलीज करनेगा? हाइड्रोक्सिल HA एंड OH नेगेटिव। ये हो गया, राइट? तो इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम क्या बोल रहे हैं? Ka। किसका Ka? HA का। इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? Kb। किसका Kb? A नेगेटिव का। इक्विलिब्रियम की हम डेफिनेशन अप्लाई करें, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास H प्लस A नेगेटिव अपॉन HA। यहां पे क्या मिलेगा आपको? HA इंटू OH अपॉन A नेगेटिव, HA इंटू OH माइनस अपॉन A नेगेटिव। वाटर की एक्टिविटी कांस्टेंट एक्सेस में है, राइट? अब अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, K इंटू KB, देखिए क्या आएगा? K इंटू KB, वॉट वी आर गेटिंग? HA कैंसिल, A नेगेटिव कैंसिल, हमारे पास मिल जाएगा H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव। अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव क्या होता है? KW। इट मीन्स Ka इंटू KB, KW की वैल्यू फिक्स है 10⁻⁻14 25 डिग्री सेंटीग्रेड में। इसका मतलब ये हुआ कि Ka को आप बढ़ाओगे तो Kb कम हो जाएगा, Kb को आप बढ़ाओगे तो Ka कम हो जाएगा। Ka का बढ़ना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना, और इसका लॉग ले लोगे, Pk का कम होना, जैसे pH हम बोलते हैं, Pk का कम होना, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ना, Kb का ज्यादा होना, बेसिक स्ट्रेंथ, ऐसा। तो ये चीज तो फिक्स है Kw। इसको आप बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, इसको आप बढ़ाओगे तो ये कम हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन ये आएगा। तो आपको अगर किसी का भी Kb दिया है तो आप K निकाल सकते हो, K दिया है तो Kb निकाल सकते हो, वीक एसिड और बेस के बीच में। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, K इंटू Kb इक्वल टू Kw। आयनिक इक्विलिब्रियम में ज्यादा यूज करने को नहीं मिलता है, ऑर्गेनिक में ज्यादा देखने को ये मिलता है, बट हाँ कुछ क्वेश्चंस में सॉल्ट वगैरह जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक दो जगह काम में जरूर आएगा, तो ये भी आपको याद रखना है फॉर्मूला, राइट? अच्छा, अभी जैसे मैंने आपसे बात की कि एक तरीका तो ये है वीक एसिड को पहचानने का कि उसका K और Kb दिया रहेगा। दूसरा तरीका क्या है? देखो, वीक एसिड जो रहते हैं, वीक एसिड, ये कुछ वीक एसिड आपको याद रख लेने, जैसे HCN, ठीक है, CH3COH, RCOH, N3H, H2S, ओके, HNO2, ये सब वीक में काउंट होते हैं। इनको छोड़ के, मतलब मैंने बहुत सारे नहीं लिखे, बस कुछ लिखे मैंने, अदरवाइज और भी हैं, बट ज्यादातर इस चैप्टर में यही यूज में आएंगे। HCN, CH3COH, H2S, ये सब RCOH, राइट? वो भी सिंपल मोनोप्रोटिक वाले जो एक H+ डोनेट करते हैं। तो ये वीक एसिड हो, इनको छोड़कर जितने भी एसिड आपको मिले इस चैप्टर में, बाकी के सब स्ट्रॉन्ग समझ लीजिए। तो दूसरा तरीका ये हो गया। पहला तरीका ये था कि K दे देगा या Kb दे देगा। अच्छा, अब ये हो गया। अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस की अगर हम बात करें तो फर्स्ट A एंड सेकेंड A ग्रुप के जो बेसिस होंगे वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। इसके अलावा कोई भी आपको बेस मिलता है तो वो वीक बेस होगा। NH4OH वीक बेस, जिंक हाइड्रोक्साइड वीक बेस। इवन वैसे फर्स्ट ए में भी एक्सेप्शन आता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये इतने स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते, बट तो भी अभी हम समझने के लिए इनको ऐसा बोल रहे हैं। आगे बात समझ में, तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आगे हम बात करें तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? पीएच कैलकुलेशन। किसका पीएच कैलकुलेशन? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करें पीएच कैलकुलेशन की। तो पीएच है क्या, पीओएच है क्या,
किसका हमको पीएच कैलकुलेट करना है। तो आइए हम बात करें टॉपिक पीएच कैलकुलेशन। राइट, पीएच कैलकुलेशन। तो देखो पीएच क्यों यूज किया गया, पीएच का मतलब क्या है। पहले तो पीएच को बोलते थे प्रोन्टोज ऑफ हाइड्रोजन, अभी हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच टर्म हम क्यों यूज करते हैं, बिकॉज एसिड और बेस की जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ जो होती है वो बहुत ही उल्टी सीधी होती है, 10 to power -6, -5, -3, जो कि समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहता है, डिफिकल्ट रहता है। इसको इजी कर दिया गया है नंबर्स के अकॉर्डिंग समझने के लिए पीएच का यूज करके। तो हम ये बोलते हैं कि 7 से कम पीएच है तो एसिडिक सॉल्यूशन, 7 से ज्यादा है तो बेसिक सॉल्यूशन, 7 अगर है तो न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्लियर। तो अब अगर हम बात करें, सपोज अगर हमारे पास H+ कॉन्सेंट्रेशन से 10 to power -3 मोलर है, तो इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि पीएच इसका 3 है। इसका मतलब H+ कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, 10 to power -pH हो गया। अगर हम लॉग लेते हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, pH इज इक्वल टू -log ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन बेस 10, याद रहे हर जगह हम यहां पे बेस 10 लेते हैं। ये हमारे पास pH का फॉर्मूला है, pH इज इक्वल टू -log ऑफ H+ कॉन्सेंट्रेशन। उसी तरह से अगर मैं बोलता हूं कि हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन से 10 to power -2 मोलर है, तो इसका पीओएच कितना है, पीओएच हो जाएगा 2। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि OH माइनस इज इक्वल टू 10 to power -POH, तो POH इज इक्वल टू क्या हो गया, -log ऑफ बेस 10 हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये हो जाएगा हमारे पास। आई बात समझ में? क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है, पीएच और पीओएच में? यस। अगर हमारे पास, अगर हम देखें ये इक्वेशन जो थी H+ इंटू OH माइनस इज इक्वल टू क्या हमने लिखा था, KW। एक काम करते हैं, लॉग लेते हैं दोनों साइड। अच्छा, लॉग के कुछ बेसिक फॉर्मूले आपको नहीं आते तो वो भी मैं बता देता हूं, लॉग की कुछ वैल्यूज भी बता देता हूं। लॉग x इंटू वाई, तो लॉग H+ लॉग OH माइनस, ये हो जाएगा। राइट, इधर लॉग KW। एक काम करते हैं, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1 -1 माइनस लॉग H+ क्या हो जाएगा, pH, माइनस लॉग OH माइनस क्या हो जाएगा, POH, और KW होता है 10 to power -14, तो माइनस लॉग KW क्या हो जाएगा, 14, x की पावर y log x, तो ये हो जाएगा 14। सो pH प्लस POH क्या हो गया, 14। अब किसी का pH अगर 0 आता है तो बोलेंगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड, किसी का pH 14 आ जाता है तो बोलेंगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। इस तरीके से तो pH का कम होना मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ का बढ़ना, pH का बढ़ना मतलब बेसिक स्ट्रेंथ का बढ़ना। सो दिस इज द रिलेशन। अब ये जब हम फॉर्मूले यूज करते हैं तो उसके लिए कुछ लॉग की वैल्यू और लॉग के कुछ फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए। राइट, तो लॉग के कुछ अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो एक तो ये हो गया लॉग x इंटू वाई, जो अभी हमने देखा, लॉग x प्लस लॉग वाई, ये आना चाहिए। देखो मैं आपको एक छोटी छोटी चीजें भी सिखा रहा हूं कि कहीं पर आप अटके ना, क्योंकि एक चीज आपसे मिस हो जाएगी तो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। अब किसी को यही नहीं आता कि लॉग के क्या फॉर्मूले हैं, कोई मेडिकल का ही स्टूडेंट है तो ये तो बेसिक चीजें भूल गए, तो आप इसको एक बार रिकॉल कर लें। ये हो गया log x अपॉन वाई अगर होता है तो log x माइनस log y, हर जगह हम बेस 10 ले रहे हैं, याद रहे। log x की पावर y है तो हम क्या लेते हैं, y log x, ये आ जाता है। क्लियर। log की कुछ वैल्यूज मैं आपको बताता हूं जो काम में आएगी आपके। log 2 0.3020, पूरा नहीं भी याद है तो 0.3 तक याद रखें, 0.3। log 3 होता है, अच्छा log 1 क्या होता है, log 1 0, log 2 0.3020, log 1 0.5 तो 0.1415 भी मान लो आप,
log 2.5 तो 0.40, log 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, log 3 0.47, log 4 की बात करें, इसका डबल कर दो 0.6040, एटलीस्ट एक डिजिट तो याद रखें। log 5 तो log 5 की अगर हम बात करें तो 0.69, जिसे मैं अप्रोक्सीमेट लिख देता हूं 0.70 ये आप यूज करें, ठीक है। log 6 की वैल्यू 0.7477, log 7 0.84, log 8 0.90, log 9 0.95, log 10 1, log 10 1, log 100 2। एग्जाम में लॉगरिथम टेबल आपको नहीं दिया जाएगा, तो ये तो मैंने आपको लॉग बताया। अब लॉग का यूज करते हुए एंटी लॉग कैसे निकालना है, लॉग कैसे निकालना है, वो भी मैं आपको सिखाता हूं। बहुत इजी तरीके से आप सीख जाएंगे कि हमारे पास जब H+ कॉन्सेंट्रेशन दिया हो तो हम pH कैसे निकालें, ये सपोज pH दिया हो तो H+ कैसे निकालें, ये सारी बातें अब हम डिस्कस करते हैं। तो इसका आप स्नैपशॉट ले लो। चलो अब हम आगे बढ़ें। तो ये फॉर्मूले आपको याद कर लेने हैं, बेसिक जो है ये 3 और वो लॉग की कुछ वैल्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन सी है, log 2, log 3, log 4, log 5 ये रहेगा। 5 तक आप ध्यान में रखें, log 10 तो याद ही रहेगा, log 1 0, log 10 1, log 100 2, 5 तक आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं pH कैलकुलेशन फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड। सबसे पहले pH calculation of strong acid। pH कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो pH कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। इसमें दो बातों का आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि जब भी आपको कोई एक स्ट्रॉन्ग एसिड दिया गया उसका pH निकालने के लिए दो बातें आपके माइंड में आ जानी चाहिए। पहली बात तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है या नहीं है, वो तो रहेगा ही। इसके अलावा दो बातें क्या रहेंगी, पहली बात हमको ये देखनी है इसमें H+ कॉन्सेंट्रेशन। तो पहला मैं केस इसमें ये लिख रहा हूं, 3 केस में हम इसको सॉल्व करेंगे और जो बातें हम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए करेंगे वही बातें हम स्ट्रॉन्ग बेस के लिए करेंगे, ठीक है, वैसा ही रहेगा। तो पहला केस ये रहेगा कि अगर वहां पे H+ कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की ये 10⁻⁻6 मोलर या उससे ज्यादा है, इक्वल है या उससे ज्यादा है, राइट। तो इस केस में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लोगे pH = log of H+ कॉन्सेंट्रेशन। वाटर का इंटेंशन काउंट करने की जरूरत नहीं है, याद रहे। मैं वाटर क्यों ले रहा हूं नाम, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि हमारे सिलेबस में स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड प्योर एसिड नहीं है, डाइल्यूटेड फॉर्म में है, तो वाटर हर जगह ही रहेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसे सपोज हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड है Ha, ये H+ और A- मिल रहा है, ठीक है, और एक हमारे पास ये वाटर रहेगा इसमें, तो वाटर से हमको क्या मिला H+ एंड OH-। ये मान लेते C मोल्स पर लीटर था, पूरा खत्म हो गया। स्ट्रॉन्ग की प्रॉपर्टी क्या है, 100% डिसोशिएट हो जाएगा। ये मिलेगा C मोल्स पर लीटर, ये C मोल्स पर लीटर, क्लियर। इससे आगे मान लो X मोल्स पर लीटर, इससे X, तो टोटल H+ क्या हुआ C + X। X कितना है 10⁻⁻7, 25 डिग्री सेल्सियस में हम जानते हैं। तो यहां पे अगर ये -6 हुआ और -6 से ज्यादा हुआ तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, C + X इज अप्रोक्सीमेट C कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट।
इक्विलिब्रियम हम पढ़ते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। केमिकल इक्विलिब्रियम में कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है और जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, अगर उन दोनों में कॉमन आयन है तो स्ट्रॉन्ग वाला क्या करता है, वीक वाले के कॉमन आयन को हैवीली सप्रेस कर देता है, उसके डिसोसिएशन को रोक देता है, कम कर देता है, विदाउट रिएक्टिंग विद ईच अदर। उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा, बट हां उसका जो आयन है वीक वाले का, उसको सप्रेस कर देगा हैवीली। जैसे सपोज एक एग्जांपल की हम बात करें, सपोज आप जहां पे रहते हो तो आपके घर के सामने कोई एक पर्टिकुलर शॉप होगा जहां से आप ग्रोसरी वगैरह परचेस करते हो। अब कुछ महीनों बाद मान लो वहां पे एक बिग बाजार ओपन हो गया, राइट। अब आप सपोज 5 रुपीज का एक बिस्किट परचेस करते हैं वहां से, और बिग बाजार में भी 5 रुपीज का है। बिग बाजार का जो मालिक है और जो आपके घर के सामने जो शॉपकीपर है, ग्रोसरी वाला जो है वो एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो सेम है, पार्ले जी का बिस्किट। अब आप मेरे को ये बताओ, आप बिग बाजार में जाओगे लेने या फिर आप शॉप पे लोगे? 90% स्टूडेंट जो हैं वो तो बिग बाजार में ही जाएंगे कि थोड़ा बहुत घूम फिर कर आते हैं, एसी की हवा मिलेगी, थोड़ा सा नज़ारा अच्छा देखने को मिलेगा। तो अब होगा क्या कि धीरे धीरे उसकी जो सेल है, जो आपके घर के सामने जो शॉपकीपर था, वो धीरे धीरे उसकी सेल कम होने लगेगी और एक टाइम ऐसा आएगा तो हो सकता है वो बंद भी कर दे। ऐसा ही होता है यहां पर जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे इसी चैप्टर में, कॉमन आयन इफेक्ट को लेकर। सो आई होप ये तो आपने समझ रखा है, पढ़ रखा है और यहां पे भी समझ में आ गया होगा। तो यहां पे हम कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग वाली का ही यूज कर लेते हैं। तो आपसे अगर ये पूछा जाता क्वेश्चन में कि आपसे अगर ये दिया गया है कि इफ 10 to power -6 मोलर ऑफ HCl है, इसका pH बताओ, तो आप डायरेक्ट pH क्या बताओगे? इसका आपसे pH पूछा गया तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। अब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, H प्लस भी कितना मिलेगा? 10 to power -6 मोलर। तो ये हो गया हमारे पास 10 to power -6 मोलर। -6 इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, log 10 हो जाएगा 1, तो ये हो गया 6। हम डायरेक्ट बता देंगे pH इक्वल टू 6। तो 10 to power -6 है या -6 से ज्यादा है, -5, -4, -3, -2, -1, तो उस केस में डायरेक्ट आपको pH वही बता देना जो कॉन्सेंट्रेशन है। क्लियर? तो इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, ये तो अभी मैंने आपको H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दी। जैसे HCl ब्रेक हुआ तो H प्लस और Cl निगेटिव मिला आपको, तो ये 100% खत्म हो जाएगा, ये 10 to power -6 मोलर मिलेगा, ये भी 10 to power -6। अभी मैं इसका अगर रिवर्स देता तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। तो ये केस फर्स्ट अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, तो लॉग एंटी लॉग लेना आपको अच्छे से आ जाएगा। जैसे सपोज आपसे H प्लस कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है 10 to power -3, ओके, और हमसे pH पूछा गया है तो हम बता रहे हैं 3। क्लियर? अब इसी का अगर मैं अपोजिट कर देता कि pH है 3, तो आप बोल देते H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कितना है सर? 10 to power -3 मोलर, मोल्स पर लीटर, ये बोलते। तो जब नंबर्स में है डायरेक्ट तो आप ये बता रहे हो। अब मान लो कि अगर हमारे पास ये पॉइंट में दिया होता, पॉइंट में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन है 2 × 10 to power -3, मतलब नंबर्स में हो गया ये, आप लगाएंगे 10 to power -3 तो पॉइंट में आ जाएगा। इस तरह से दिया हुआ है तो pH फिर क्या होगा, तो भी आप सॉल्व कर लोगे इजी, माइनस लॉग ऑफ 2 × 10 to power -3, पहले माइनस लॉग 2 x × y, तो माइनस लॉग 2 और ये माइनस लॉग 10 to power -3, फिर x की पावर y, इस मतलब आप सॉल्व करोगे तो ये माइनस लॉग 2 फिर माइनस लॉग 10 to power -3, तो माइनस लॉग 2 की वैल्यू क्या थी? -0.3। ये अब x की पावर y, तो -3 इधर आएगा तो ये +3, लॉग 10 कितना होता है? 1, तो 3 - 0.3 ये हो गया 2.7। अब इतना ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट बता दिया करो यहां से, -3 इधर माइनस आएगा, मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, 3 - log 2 डायरेक्ट, 3 - log 2 2.7।
ये पूरा फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करके सॉल्व करें तो इस तरह से, तो ये भी बात आपको समझ में आती है ऐसे। अब इसी में अगर मैं pH दे देता 2.7, अब ध्यान समझिएगा, अगर सपोज मैं pH आपको दे दूं 2.7 और H प्लस कॉन्सेंट्रेशन पूछूं कि क्या होगा, तो कैसे करेंगे? एक ट्रिक बताता हूं, ध्यान समझिएगा। देखो, जब आपको पॉइंट्स में मिले pH और H प्लस निकालना हो या OH माइनस निकालना हो, जब डायरेक्ट नंबर में था तब तो डायरेक्ट बता रहे थे, जब डेसिमल पॉइंट में मिलेगा तो कैसे करना है वो हमको सीखना है। pH जब पॉइंट में 2.7, तो क्या करो, पहली डिजिट क्या है 2, इससे एक ज्यादा पावर में माइनस में एक नंबर लिख दो इसके आगे का, 10⁻³ आई बात समझ में? इतना कर सकते हैं। 2 पॉइंट है तो हमने क्या कर दिया, 10 में एक नंबर उससे ज्यादा लिख दिया, माइनस में 3। अब 3 में से हम कितना माइनस करें कि 2.7 बचेगा? 0.3। अब 0.3 लॉग कितने नंबर की वैल्यू होती है? 2। ये आ गया, वापस समझो। 2.7 था तो हमने क्या किया, इसमें 10 में एक नंबर ज्यादा लिख दिया, -3। अब 3 में से हम कितना माइनस करेंगे कि 2.7 बचे? लॉग 2 की वैल्यू, तो ये रख दिया 2। अब इसका आप लॉग लोगे तो ये आ जाएगा। जैसे एक और अगर मैं आपसे पूछूं, pH है से 11.3, तो H प्लस कॉन्सेंट्रेशन क्या बताओगे आप? 11.3 है, तो क्या है 11 से बड़ा एक नंबर? 10⁻⁻12। 12 में से कितना माइनस करें कि 0.3 आ जाए, 11.3 आ जाए? 0.7। 0.7 किसकी वैल्यू है? 5 की। 5 × 10⁻12। क्वेश्चन में आपको रिवर्स भी दे सकता है कि सपोज आपसे दिया गया कि pH है आपके पास से 2.7, आपसे H प्लस ना पूछे कि बताओ OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो पहले H प्लस निकाल लो, एक तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो, H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻14। दूसरा फॉर्मूला ये लगा सकते हो आप कि pH प्लस POH इक्वल टू 14, तो आप POH निकाल लो, फिर एंटीलॉग जो अभी सीखा। दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो हम POH अगर निकालें तो POH कितना आ जाएगा, ये 14 माइनस 2.7, 11.3, और 11.3 में OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलोगे आप? 5 × 10⁻⁻12 मोलर। आई बात समझ में? इस तरीके से हम क्वेश्चन को हैंडल करेंगे। हमसे H प्लस पूछा जाए, OH माइनस पूछा जाए, या pH देके POH पूछा जाए, या OH माइनस पूछा जाए, ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो वीडियो को इसको कई बार 2-3 बार देख लीजिएगा, इसमें काफी ज्यादा हेल्प आपको रहेगी कि कैसे हम H प्लस या OH माइनस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारा ये केस फर्स्ट था जिसमें हम क्या बात कर रहे थे कि 10⁻⁻6 मोलर या उससे ज्यादा हो, राइट। सेकेंड केस क्या बनेगा? आइए अब हम सेकेंड केस की बात करें। सेकेंड केस की अगर हम बात करें, केस 2। केस 2 ये होगा कि इफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁷, 10⁻8 या 10⁻⁹ मोलर होती है स्ट्रॉन्ग एसिड की, इस केस में हम क्या बताएंगे pH? क्या -7 बोल देंगे? कदापि नहीं, गलत। 10⁻⁷ का हम pH 7 नहीं बोलेंगे किसी एसिड का, वो तो न्यूट्रल हो गया। क्या 10⁻8 मोलर HCl का हम pH 8 बोल देंगे? जी नहीं, गलत, वो तो फिर बेसिक हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? अब देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, मान लेते हैं कि हम पहला एग्जांपल ले रहे हैं इसमें 10⁻⁷ मोलर के लिए, ये है कॉन्सेंट्रेशन C एसिड की। तो एसिड आपके पास है से Ha, H प्लस एंड A निगेटिव, ये कितना है 10⁻⁷ मोलर, ये स्ट्रॉन्ग से आया। वाटर की अगर हम बात करें
H2O, H प्लस एंड OH निगेटिव, इसको X मान लेते हैं। टोटल H प्लस कितना हो गया 10⁻⁷ प्लस X। उसमें क्या करते थे, C प्लस X को अप्रोक्सीमेट C कर देते थे, लेकिन इस केस में आपको नहीं करना है, इग्नोर नहीं करेंगे हम। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम सॉल्व करेंगे इसमें कैसे, देखिए पहले सबसे पहले हम इसका KW इक्वेशन लिखें। KW क्या हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁷ प्लस X इंटू X। KW हमको मालूम है 10⁻⁴। तो 10⁻⁴ इज इक्वल टू 10⁻⁷x प्लस X स्क्वायर। तो ये क्या बना X स्क्वायर प्लस 10⁻⁷x एंड 10⁻⁴ इज इक्वल टू 0। ये क्या है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। छोटी क्लासों में 9th-10th में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा होगा। इस टर्म को, पूरे टर्म को हम बोलते हैं A, ये पूरा टर्म प्लस के साथ B, ये माइनस के साथ पूरा, ये कहलाता है C। यहां से आपको X निकालना पड़ेगा पहले, यहां से X निकलेगा तो टोटल H प्लस आपको मिलेगा 10⁻⁷ प्लस X, फिर आप PH निकालोगे, राइट। इस तरह से 10⁻⁷ -8 -9 के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम अगर हम X निकाले, देखें कितना आता है, चलो एक सॉल्व करके देख लेते हैं। X इज इक्वल टू -B प्लस माइनस अंडर रूट B स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2A, ये होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो प्लस वाला हम यूज कर लेते हैं, -B माइनस 10⁻⁷, ये हो जाएगा हमारे पास 10⁻⁴ माइनस 4 इंटू 1, A है 1, C कितना -10⁻⁴, तो माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस 10⁻⁴ अपॉन 2A, ये हो गया 1 इंटू 10⁻⁴, 4 इंटू 10⁻⁴, 5 इंटू 10⁻⁴, तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 10⁻⁷, 5 इंटू 10⁻⁴ का अंडर रूट निकालोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 2.15, अंडर रूट 5 का ये आता है 10⁻⁷ अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 1.15 10⁻⁷ अपॉन 2 मीन्स 0.615 10⁻⁷ ये आ गया X। टोटल H प्लस कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको अगर हम ऐड करें 1 इंटू 10⁻⁷ प्लस 0.615 10⁻⁷, तो ये हो गया 1.615 10⁻⁷ मोलर। ये आएगा आपके पास टोटल H प्लस ड्यू टू कॉमन आयन। इग्नोर नहीं कर सकते इस बार हम, क्योंकि इस बार वाटर का इंटेंशन काउंट किया जाएगा, क्योंकि अब कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का -7 है और वाटर का H प्लस भी -7 है, तो इस बार वाटर के भी H प्लस को ऐड करना पड़ता है। तो यहां से अगर हम pH निकालेंगे तो pH क्या हो जाएगा 7 माइनस लॉग 1.615, तो लॉग 1.615 अगर आप सॉल्व करोगे तो 0.2 के आसपास आएगा, मतलब आपका जो pH है वो 6.8 हो जाएगा। तो याद रखना है आपको 6.8 आएगा pH जब H प्लस कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड की 10⁻⁷ है। आई बात समझ में, इस तरह से ये सॉल्व होगा। तो क्या हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है, अगर आ जाए क्वेश्चन तो आप वैल्यूज याद कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बस आईआईटी में एक बार क्वेश्चन आया, मेडिकल नीट में तो अभी तक आया ही नहीं एक बार भी। आईआईटी में एक बार पूछा गया था जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ा था, अदरवाइज आप चिल करें, आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर सॉल्व नहीं करना है। तो मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं जिसलिए आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आंसर आता है। तो ये 6.8 है, ठीक है। अब अगर हमारे पास से 10⁻⁻, हम 8 की बात करें, 10⁻⁹ की बात करें, ये दो केस और थे हमारे पास।
इसके लिए क्या पीएच बोलेंगे, आप इसके लिए याद रख लो। आप चाहे तो सॉल्व भी कर लेना या आप अपना होमवर्क समझ लो। सेम ऐसे ही, बस यहां पे क्या होगा, सी की जगह 10 टू माइनस 7 क्या -8 रखना है, लेकिन वहां पे 10 टू माइनस 16 होगा, ध्यान रहे, और 10 टू माइनस 14 है, तो 401 आएगा वो। हाँ, इसके लिए आप बोलोगे 6.9 और इसके लिए पीएच आप बोलोगे 6.9, इसका हालांकि 95 हुआ, इस 6.99 बोलोगे। ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। 10 टू माइनस 8 माइनस 9, तो ये होगा दूसरा केस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो थोड़ा वीडियो बड़ा ही रहेगा ये, क्योंकि अच्छे से अगर चीज़ों को समझना है तो हमको सारी बातें अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, तभी जो हमने स्टार्टिंग में जो प्रॉमिस किया है कि हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हों, तभी वो सॉल्व हो पाएंगे। तो हर चीज़ को आप अच्छे से समझो, बेसिक्स क्लियर करो अपना, बहुत चीज़ें ईजी लगेगी आपको। तो ये केस 2 हुआ। अब केस 3 क्या होगा? केस 3 की अगर हम बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का क्या हो जाए, और कम हो जाए। अब यही बस लास्ट पॉसिबिलिटी बनेगी कि कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रॉन्ग एसिड का और कम हो जाए। मतलब हम केस 3 ये बोलेंगे, इफ H प्लस कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10 टू पावर माइनस 9 मोलर, तो इस केस में एसिड से आने वाले, स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H प्लस काउंट ही नहीं होंगे, क्योंकि बहुत कम हो गए। वाटर के 10 टू पावर माइनस 7 मोलर से, H प्लस से, उससे भी कम हो गए। इस केस में कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम वाटर से आने वाले ही H प्लस को काउंट कर लेंगे और pH 7 बता देंगे। बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H प्लस बहुत कम है, वो ऑलमोस्ट न्यूट्रल सॉल्यूशन है। जो बातें हमने स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए की, वही बातें स्ट्रॉन्ग बेस के लिए होगी। हाँ, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए थोड़ा सा डिफरेंस ये आएगा। फॉर स्ट्रॉन्ग बेस, यहां पे आप पहले pH निकालते हो, तो 10 टू पावर माइनस 7, 10 टू पावर माइनस 8, 10 टू पावर माइनस 9 मोलर के लिए pH नहीं मिलेगा, पहले क्या मिलेगा? pOH। pOH कितना आएगा इसका? 6.8, इसके लिए आ जाएगा 6.95, और ये हमने लिखा था 6.99। ये pOH आएगा, याद रहे, क्योंकि इसमें से तो OH मिलेगा ना पहले, X। तो pH क्या होगा इसका? pH 14 माइनस 6.8, 7.2, ये 7.05 और ये 7.01। ये बताओगे आप? आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारे पास। तो मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्या बोला था कि जब आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आए, तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी, दो बातें याद रहे आपको। पहली बात तो यही कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन की रेंज क्या है। रेंज क्या है? -6 से ज्यादा है या उसके इक्वल है, डायरेक्ट pH लगेगा। -7, -8, -9 के लिए वैल्यूज याद कर लीजिए, और -9 से कम है तो डायरेक्ट pH इक्वल टू 7। वही काम आप स्ट्रॉन्ग बेस के लिए करोगे। ये पहली बात हुई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे हमसे बोला गया क्वेश्चन में 2 × 10⁻³ मोलर बैरियम हाइड्रोक्साइड का pH बताओ क्या होगा। इसका pH पूछ रहा है आपसे, मोलर है तो बैरियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ब्रेक हुआ Ba2+ एंड 2 हाइड्रोक्सिल में, तो ये 2 × 10⁻³ ये 4 × 10⁻³ मोलर, डबल मिल जाएगा ना ये, क्योंकि 2 टाइम्स है। तो POH पहले आपको मिलेगा, ये याद रहे हमेशा, बेस के लिए पहले क्या मिलेगा? POH। तो 3 - log 4, log 4 की वैल्यू 0.6, तो ये आ जाएगा 2.4 POH। pH कितना हो जाएगा? 11.6। ये आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये तो इजी था। प्रॉब्लम तब होगी अगर आप इस चीज को ध्यान नहीं रखोगे। अगर मैं इसकी जगह 2 × 10⁻³ नॉर्मल लिख दूं, बैरियम हाइड्रोक्साइड, और अब अगर मैं pH पूछूं तो बैरियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है, पूरा खत्म हो जाएगा
यहां पे Ba2 प्लस और OH निगेटिव कितना मिलेगा? यहां पे अगर हम बात करें तो 2 इंटू 10⁻³ और ये भी 2 इंटू 10⁻³ मोलर। ये सर कैसे हो गया? सॉरी नॉर्मल। ये सर कैसे हो गया? ये है इक्विवेलेंस कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट में मैंने पढ़ाया था, वीडियो देख सकते हैं आप। इक्विवेलेंस कंसेप्ट, वन इक्विवेलेंट गिव्स वन इक्विवेलेंट एंड वन इक्विवेलेंट। इसकी जितनी रहेगी तो वही यूज करनी वैल्यू आपको। तो नॉर्मेलिटी के केस में आप कोफिशिएंट मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस केस में आप POH क्या बताएंगे? 3 माइनस log 2 जो कि 2.7 और pH आप बताओगे 2.7, अगर आप माइनस करोगे तो 11.3, दोनों में डिफरेंस है। आई बात समझ में? तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो pH कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हमने समझा, उसके केसेस देखे। अब हमको क्या देखना है? अब हमको देखना है कि 2 स्ट्रॉन्ग एसिड मिक्स कर दिए जाएं तो क्या pH होगा, 2 स्ट्रॉन्ग बेस मिक्स कर दिए जाए तो कैसे हैंडल करना है। 2 वीक एसिड के बारे में हम बात करेंगे आगे, वीक एसिड का pH कैसे निकालना है, वीक बेस का pH कैसे निकालना है। फिर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिक्स किया जाए, ये सारी बातें। सो आई होप यहां तक सारी बातें आपको अच्छे समझ में आई होगी।